नमस्कार, कमोडिटी कॉल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता और सबसे पहले देख लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। पहली बार सोना 48,500 रुपए के पार। कारोबार के दौरान एमसीएक्स पर 48,589 का नया रिकॉर्ड बनाया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भाव 7.5 साल के हाईज पर। अमेरिका में इन्वेंट्री बढ़ने और कोरोना की सेकेंड वेव को लेकर चिंता से कच्चा तेल में गिरावट। ब्रेंट क्रूड $42 तक फिसला। एमसीएक्स पर भाव करीब 2% नीचे। कोरोना के नए मामले मिलने से बेस मेटल्स पर चौतरफा दबाव। निकल 4% टूटा। सप्लाई को लेकर चिंता से कॉपर में भी कमजोरी। हाजिर मांग और सरकारी खरीद से चने में मजबूती। सरकार ने लक्ष्य का करीब 80% चना खरीदा। और मसालों में आज तेजी का रुझान। हल्दी में करीब 1% की बढ़त। धनिया में भी मजबूती, लेकिन शुरुआती खरीदारी के बाद जीरे में मुनाफा वसूली का दबाव। लेकिन बात सबसे पहले यहां पर सोने की करेंगे, क्योंकि जोरदार तेजी के साथ यहां पर कारोबार होता हुआ नजर आया है। अब सोना सिर्फ $10-12 ही $1,800 पर आउंस के दूर है। भारतीय बाजारों में हमने यहां पर ऑल टाइम रिकॉर्ड हाईज बनते हुए देखे हैं। करीब 48,600 तक के लेवल्स यहां पर बनते हुए नजर आए हैं। तो सबसे पहले सोने की ही बात करेंगे। हमारे साथ हमारे गेस्ट जुड़ चुके हैं, HDFC सिक्योरिटीज के तपन पटेल और कुंवरजी ग्रुप के रवि देवरा। तपन, आपसे पहले जानना चाहेंगे और सबसे पहले सोने पर ही आप दोनों की राय जानना चाहेंगे। क्या लगता है किस तरह के लेवल्स अब आगे जाके यहां पर देखने को मिल सकते हैं? जी, गुड इवनिंग मनीषा जी। गोल्ड की बात करें तो लॉन्ग रन गोल्ड का चालू ही है। जो बुलिश सेंटिमेंट्स जो साल के शुरुआत में भी हम देख सकते थे वो अभी भी कंटिन्यू है। और $1,800 का जो ओवरऑल टारगेट जो हमने बोला था CNBC आवाज के माध्यम से, वो अभी भी बरकरार है। तो मुझे लग रहा है ये बुलिशनेस जो है वो कंटिन्यू रह सकती है। काफी सारे फैक्टर्स थे पिछले साल भी और ये साल भी जो जिसने गोल्ड में बाइंग के लिए सपोर्ट किया है। पिछले साल जो US चाइना ट्रेड वॉर का जो दबाव था उसके कारण सेफ एंड बाइंग गोल्ड में देखी गई थी। और ये साल जो कोरोना वायरस की जो सिचुएशन है उसके कारण सेफ एंड बाइंग देखी गई है। जो बाकी कंट्रीज ने स्टिमुलस पैकेजेस जो दिए हैं उसके कारण अभी भी गोल्ड की डिमांड आ सकती है, क्योंकि डॉलर के सामने जो डिबेसमेंट उसको बोलते हैं वो उसके लिए गोल्ड की बाइंग जरूरी है। तो उसका सपोर्ट डेफिनेटली गोल्ड को आने वाले समय में मिलेगा। तो अगर ट्रेड की बात करें तो मुझे लग रहा है शॉर्ट टर्म के लिए 48,300 के लेवल से गोल्ड में बाइंग की जा सकती है। शॉर्ट टर्म टारगेट ऊपर में 49,000 का रहेगा और स्टॉप लॉस उसमें 47,800 का मेंटेन करके शॉर्ट टर्म के लिए गोल्ड में बाइंग की जा सकती है। 1780 के ऊपर अगर चलता है गोल्ड, वो जो शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस है, तो 1800 के लेवल डेफिनेटली गोल्ड में हम देख सकते हैं। और तपन, आपकी टॉप पिक्स आज की कहाँ है? जी, मेरी टॉपिक्स पहले तो गोल्ड में जैसे मैंने बताया कि 48,300 के लेवल से बाइंग की जा सकती है। 49,000 के टारगेट रहेंगे और 47,800 का स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरी मेरी पीक रहेगी क्रूड ऑयल में। तो क्रूड ऑयल में आज हमने करेक्शन देखा है। डेली चार्ट पे भी डबल टॉप जैसी पोजीशन है, तो करेक्शन उसमें भी एक्सपेक्टेड है। और दूसरा जो इन्वेंटरी डेटा जो है वो भी एक अनदर बेरिश टोन ला सकता है, तो उसके हिसाब से भी सेलिंग बनता है। और ओवरऑल ग्लोबल लेवल पे भी वायरस केसेस जो बढ़ रहे हैं, सेकेंड वेव की जो फियर्स आ रही है, तो उसका भी प्रेशर प्राइस में रहेगा। तो 3030 के लेवल से क्रूड ऑयल में सेलिंग की जा सकती है। 2950 का टारगेट रहेगा और 3080 का जो स्टॉप लॉस है वो मेंटेन करके क्रूड ऑयल में सेलिंग किया जा सकता है। यानी कि खरीदारी सोने में, लेकिन कुछ मुनाफा वसूली या बिकवाली यहां पर कच्चे तेल में देखने को मिल सकती है। रवि, आपकी आज की टॉप पिक्स क्या है? मेरी जो टॉप रिकमेंडेशन है उसमें मैंने एग्री कमोडिटीज में लिया है गुआर सीड एंड कपास। दोनों में मेरी बिग वाली की सलाह है। जिस हिसाब से क्रूड के प्राइसेस गिर रहे हैं तो वहां पे एक सेंटिमेंटल डाउन साइड वहां पे गुआर सीड में बन रहा है। तो मुझे लग रहा है वहां पे शॉर्ट करके चलना चाहिए। 3,570 के टारगेट है। स्टॉप लॉस 3,710 का लगाना है। एंड कपास में भी मेरी सेल की सलाह है, क्योंकि इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर कमोडिटीज है।
एंड अक्रॉस द ग्लोब देखे तो डिमांड सिनारियो एंड सेकंड वेव ऑफ कोरोना को लेके काफी कंसर्न्स चल रहे, तो इस आई थिंक इंडस्ट्रियल डिमांड वुड बी म्यूटेड, एंड जो भी अभी तक उसका सपोर्ट था वो बाइंग जो सीसीआई से थी वो भी अभी कम मात्रा में हो रही है, तो मेरे हिसाब से यहाँ एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है 992 तक के टारगेट के लिए शॉर्ट करना, 1032 का स्टॉप लॉस लगाना है। तीसरी मेरी जो रिकमेंडेशन है नॉन एग्री में वो गोल्ड पे रहेगी। मुझे लग रहा है कि ये जो कोरोना वेव है या जो स्टिमुलस मेजर्स है एज वेल एज जो अभी जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहे बिटवीन काफी नेशंस है लाइक इंडिया सिनो एज वेल एज देखे तो इराक ईरान साथ चल रहा है, सीरिया इन ईरान चल रहा है, नॉर्थ साउथ चल रहा है, तो बेसिकली देखे तो ये कोरोना के बाद अभी भी लग रहा है कि ये स्थिति अभी सहमे की संभल नहीं पाएगी। सेकंड है कि यूएस के इलेक्शन जिस साल होते हैं उसके पहले अक्टूबर तक गोल्ड ने ऑलवेज पॉजिटिव परफॉर्म किया, ये भी एक सिनारियो है, तो काफी ऐसे फैक्टर्स है जो आगे गोल्ड को सपोर्ट कर सकते हैं। आज का जो मेरा टारगेट है वो है 48,900, गोल्ड बाय करना है 48,400 के करीब, एंड एक छोटा स्टॉप लॉस 48,180 का लगा लेना है। मेरे हिसाब से 1827 का जो पुराना आय है वो भी शॉर्ट टर्म में ब्रिज हो सकता है। यानी कि जोरदार तेजी यहां पर सोने में यहां से भी जारी रह सकती है। अगर सोना अब तक यहां पर ऑल टाइम हाईज भारतीय बाजारों में बनाता हुआ नजर आया है तो अभी भी बहुत प्राइसी नहीं है, यहां से भी गेन्स की ही उम्मीद है। लेकिन भारतीय बाजारों में लोग कैसे खरीद रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं, कितने लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं और आपको क्या करना चाहिए, ये जानने के लिए चलते हैं। हमारे साथ जुड़ रही हैं कोटक महिंद्रा एएमसी की लक्ष्मी अय्यर। लक्ष्मी हाय, नमस्कार। क्या लगता है, क्योंकि अगर हम ईटीएफ के नंबर्स देखें तो पिछले 2 महीने में काफी सारे और पार्टिसिपेंट्स हमने यहां पर जुड़ते हुए देखे हैं, जून में अब किस तरह का ट्रेंड है और अब क्योंकि प्राइसेस ऑल टाइम हाईज पर हैं, आपको क्या लगता है कि जो खरीदारी ईटीएफ में हमने अब तक आते हुए देखी है वो आगे जारी रहेगी? जी मनीषा, अगर आप देखो 2019 में स्टूडेंट ऑफ द ईयर का दर्जा कोटक गोल्ड ईटीएफ को गया था, यानी गोल्ड एज एन एसेट क्लास के लिए गया था। और अगर आप 2020 आज तक के रिटर्न्स की अगर तुलना करें बाकी सारे एसेट क्लास में तो भी ऐसा लग रहा है कि अभी और 6 महीने बचे हुए हैं, पर लग रहा है रिटर्न्स देखकर कि ये दर्जा शायद स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 शायद गोल्ड एज एन एसेट क्लास को ही जाएगा। यही सेंटिमेंट हम देख रहे हैं गोल्ड ईटीएफ की तरफ। 2018 अगर जून की बात करें सेम टाइम ये जो टोटल एयूएम था 5,000 करोड़ भी नहीं था, और आज की तारीख में हम 10,000 करोड़ टोटल इंडस्ट्री का एयूएम पार कर चुके हैं। सेंटिमेंट अभी भी बुलिश है, जो लोग एलोकेट कर रहे हैं, नए नए इन्वेस्टर्स आ रहे, फोलियो की काउंट बढ़ रही है और अक्रॉस पार्टिसिपेशन, ऐसा नहीं है कि कोई बल्क इन्वेस्टर आके खरीदारी कर रहा है, एचएनआईज भी है, रिटेल भी है और सबका पैसा लग रहा है। तो एक डाइवर्सिफिकेशन टूल जो हमने देखा है पिछले 1-1.5 साल में, जो गोल्ड की तरफ जो रुझान बढ़ रहा है, वो मुझे लग रहा है वो ये महीने भी ठीक ठाक रहेगी डिमांड। लक्ष्मी, अगर हम इंडियन इन्वेस्टर्स को देखें तो मोस्टली यही है कि हाँ वाइफ्स जाके बाहर गोल्ड खरीद रहे हैं। बहुत सारा गोल्ड एज अ पोर्टफोलियो एलोकेशन या एज अ फाइनेंशियलाइजेशन इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से हम यहाँ पर नहीं देखते हैं, लेकिन जिस तरह का सिनेरियो अभी है, क्या वो ट्रेंड भी चेंज होगा? मेरी ये उम्मीद है कि ये ट्रेंड चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे आपने ठीक एकदम ऑब्जर्वेशन किया कि हमारे यहाँ पे एवरेज इंडियन के पास इतना सोना ऑलरेडी पड़ा हुआ है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो फाइनेंशियल पोर्टफोलियो का एक हिस्सा हो, लेकिन गोल्ड ज्वेलरी के हिसाब से, गोल्ड बार के हिसाब से उनके पास बहुत सारा सोना है। और फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स की अगर आप बात करें तो ये गोल्ड में जितना ना जाए उतना हमारे देश के लिए ठीक रहेगा। ये केवल शेयर बाजार यानी कि इक्विटीज या फिर डेट म्यूचुअल फंड्स या फिर डेट इन्वेस्टमेंट में जितना लोग करेंगे, मेरे हिसाब से उतना ठीक रहेगा। और ये फाइनेंशियल पोर्टफोलियो की अगर हम हेज की बात करें कि चलो कोई जोखिम हो गया, कोई रिस्क हो गया, कोई जियोपॉलिटिकल हो गया, तो उसके लिए अगर हम हेज करना चाहेंगे तो हमको गोल्ड कोई भी आप माध्यम से खरीदिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके लिए गोल्ड का रोल बहुत ही आवश्यक है। लेकिन पोर्टफोलियो का हिस्सा आप ओवरवेलमिंग पोर्शन ना बनाएं। और ये रिटर्न्स देख के मुझे वही चिंता होती है कि लोग ये रिटर्न्स देख के रेवेन्यू ड्राइविंग करके गोल्ड में लपट झपट के कूद न जाएं।
ओके लक्ष्मी, एक फाइनल सवाल आपसे, और ये कि अगर सोना कोई खरीदता है, यूजुअली तो जब भारतीय खरीदते हैं, जब ज्वेलरी के हिसाब से लिया जाता है तो वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में भी जाता है, और मोस्टली लोग आज वही बात कर रहे हैं कि मैंने शादी में 3,000 में या 7,000 में लिया था और मैं अपने बच्चों को दूंगी जब तक 50,000 60,000 हो जाएगा शायद सोना। तो उस तरह के गेन्स हमने यहाँ पर आते हुए देखे हैं। लेकिन अगर कोई इसे एज एन इन्वेस्टमेंट खरीदना चाहे तो कितने लंबे समय के लिए आपको इसे होल्ड करना चाहिए? देखिए, मेरा ये मानना है आपको जो गोल्ड या जो सोना है उतने लंबे अवधि तक होल्ड करना चाहिए जितनी अवधि तक आप अपने पोर्टफोलियो में इक्विटी या फिक्स इनकम यानी जो डेट है वो रखते हो। अगर आपके पास 15 साल तक ये पड़े रहना है तो 15 साल तक आप पड़े रहिएगा, और अगर आपने बोलना है कि नहीं हमारा बहुत ही शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, 3 साल की भी अवधि नहीं है, तो उतना ही होना चाहिए। क्योंकि क्या हो रहा है ना, लोग जितना जैसे मैं बोलती हूँ उतार चढ़ाव को नजरअंदाज अगर करते हैं और सिर्फ रीसेंसी बायस की तरफ बिहेवियर चेंज करते हैं गोल्ड की तरफ, वो ठीक बात नहीं है। तो टेल एंड एलोकेशन रखिएगा, बहुत जरूरी है। आज नहीं 5 साल पहले भी मैंने यही कहा था, और आज जो है उसका पे बैक पीरियड हो ही रहा है, तो उसके हिसाब से आप अपना इन्वेस्टमेंट प्लान कीजिएगा, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। चलिए, तो इन्वेस्ट आपको यहाँ पर जरूर करना चाहिए, लेकिन अपना टाइमलाइन आप यहाँ पर सेट करें। प्राइसेस यहाँ से जरूर ऊपर जाएंगे, और इंडियंस के हिसाब से अगर आप देखें तो ये एक इकलौती ऐसी कंट्री है जहाँ पर हर घर में गोल्ड होता है। रिटेल बाइंग, ज्वेलरी बाइंग के तौर पर यहाँ पर अच्छी खासी खरीदारी ऑलरेडी की जाती है। लक्ष्मी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सोने में आगे सुनहरी चाल जारी रह सकती है अगर आप यहाँ पर मुनाफा कमाना चाहें तो ये लेवल्स भी बुरे नहीं है खरीदने के लिए। लेकिन आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मसालों की, क्योंकि वहां पर भी अच्छी खासी बढ़त इस हफ्ते में देखने को मिली है। हमारे साथ कैलिक्स वेयरहाउसिंग के रवि व्यास अब जुड़े हैं इस पर बात करने के लिए। रवि नमस्कार। जीरे से शुरुआत करना चाहेंगे, जहां पर इस बार बुआई बेहतर होने की एक्सपेक्टेशन है। गुजरात में करीबन 50-55% यहाँ पर ज्यादा बुआई या उत्पादन होने की एक्सपेक्टेशन है। आगे जाके किस तरह की सप्लाई डिमांड प्राइसेस आप देखते हैं? हाँ बिल्कुल आपने सही कहा। जीरे का क्रॉप लास्ट ईयर से पिछले 2-3 साल से अगर हम कंपेयर करते हैं तो 20-30% दोनों गुजरात और राजस्थान दोनों जगह अच्छी क्रॉप है। लेकिन अभी अगर अराइवल्स की बात करें, ऊंझा मार्केट जैसे सबसे बड़ी ऊंझा मार्केट है, तो वहाँ पे भी अराइवल धीरे धीरे जो होनी चाहिए सीजन की वो सब हो नहीं पा रही है। मैम अभी आज की अराइवल अगर बात करें ना तो 30,000 बैग्स की, 30 से 35,000 बैग्स की अराइवल थी। और मेजर जो एक्सपोर्ट जो जाता है तो बॉर्डर इश्यू की वजह से अभी थोड़ा एक्सपोर्ट की डिमांड थोड़ी कमी आई हुई है पिछले 4-5 दिनों से। इसके वजह से भाव अभी जो स्पॉट में है वो रुके हुए हैं बाजार। और इसके अलावा आप हल्दी में कैसे रुझान देखते हैं? क्योंकि अब तक हमने हल्दी में खरीदारी बेहतर आते हुए देखी है, मांग अभी भी अच्छी है मानी जा रही है। क्या यहाँ पर भाव ऊपर ही रह सकते हैं? मैम हल्दी में कंटिन्यूस रहेगा। हल्दी का अभी उसका जो है जो कंजप्शन वो मतलब लोकल इसमें ज्यादा रहता है। हल्दी में सुधार जारी रहेगा मुझे ऐसा लगता है। जिस हिसाब से जो भी चल रही है उससे यहाँ से मतलब 100-200 रुपए अगर बात करें तो और भी ये इसमें सुधार करेगा भाव में, हल्दी के भाव में। आपसे इसी के साथ आपसे धनिया के बारे में भी जानना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर सप्लाई कम है ऐसा बाजार फिलहाल मान के चल रहा है, और हाजिर बाजार में यहाँ पर मांग फिलहाल मजबूत देखने को मिली है। पिछले कई दिनों में हमने अच्छी खासी बढ़त भी धनिया के भावों में आते हुए देखी है। यहाँ पर नियर टर्म के लिए आगे जाके क्या रुझान है? मैम फ्यूचर में खाली थोड़ा कोरिएंडर सुधरा है। बाकी अगर गोंडल मार्केट की सबसे बड़ी मार्केट गोंडल रहती है धनिया के लिए, गुजरात की बात करें, गोंडल में आज की अराइवल है 8,000 बैग में। और जो डोमेस्टिक डिमांड की बात है तो उनकी जो सीजन होती है भरने की वो लोग मानसून से पहले भर लेते हैं। इसलिए धनिया में अगर यहाँ से अगर 3-4 रुपए किलो और अगर ये मतलब सुधार देता है तो ठीक है। बाकी धनिया में लंबी तेजी नहीं दिख रही है मैडम, और अराइवल भी मतलब कंट्रोल में है। अभी 8 से 10,000 की अराइवल है और मोस्टली पेंडिंग हो रहे हैं ज्यादा ऑप्शन में मैम।
चले रवि व्यास जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और उन सभी मसालों के बारे में आवक, डिमांड और भाव का आगे का रुझान देने के लिए। रवि दियोरा, आपसे जानना चाहेंगे क्या लगता है मसालों में, और इंडस्ट्री या फिर ऑन ग्राउंड सिचुएशन तो हमने यहाँ पर समझी है, लेकिन ओवरऑल पैक में आपको कहाँ पे लगता है कि एक इन्वेस्टमेंट या एक ट्रेड फिलहाल लिया जा सकता है? ट्रेड के हिसाब से मुझे लग रहा है कि जो प्रेशर बना हुआ है जीरा में वो इंटेक रहेगा, क्योंकि लास्ट 4 to 5 ट्रेडिंग सेशन से भी बात करें तो 14,000 का लेवल काफी बड़ा हर्डल है। एज वेल एज जो डिमांड है अभी ओवरसीज टेंडर से वो चालू नहीं हुआ, ओवरसीज मार्केट में इतना जो डिमांड का प्रेशर आना चाहिए इतना प्रेशर नहीं है कंपेरेटिव जो अराइवल से, डिस्पाइट ऑफ लॉकडाउन एंड ये सिचुएशन 30-35,000 बैग्स पर डे अराइवल से, तो इस हिसाब से एक स्टॉक काफी बढ़ रहा है। तो एज वेल एज जो नेक्स्ट फ्यूचर है उसका ऐसा मानना है कि बेसिकली हम जो स्पोर्ट्स से बात करते हैं कि आगे क्रॉप भी अच्छा है, तो मेरे हिसाब से वहां पे एक बार नियर अबाउट 13,960 13,980 एक बार शॉर्ट करना चाहिए। 14,200 का एक स्टॉप लॉस लगा लेना है। फिर से 13,300 तक के टारगेट में 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में वहां एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, वहां पे अभी और गिरावट जारी रहेगी। हालांकि टर्मरिक में मेरा कॉल है, टर्मरिक में मेरा व्यू है वो थोड़ा बुलिश है, कंटिन्यूअस डिमांड है, एज वेल एज जो सप्लाई का प्रेशर बना हुआ था वो काफी साउथ में इशू हुआ है, तो मेरे हिसाब से वहां पे 5700 के लेवल काफी अच्छा बेस बन चुका है, वहां पे बाय करें। 5620 का स्टॉप लॉस लगाए 6,000 तक शॉर्ट टर्म में, मींस 12 से 13 ट्रेडिंग सेशन में 6,000 के लेवल भी क्रॉस हो सकते हैं टर्मरिक में, तो जीरा सेल करके वहीं टर्मरिक बाय करके चला जा सकता है। चलिए, ये तो स्ट्रैटेजीज है फिर यहाँ पर मसालों में, लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकना होगा। जब हम लौटेंगे तो दर्शकों को करेंगे अपने शो में शामिल, लेंगे उनके सवाल और हमारे एक्सपर्ट्स देंगे उनके सवालों के जवाब। कमोडिटी कॉल में आपका स्वागत है। हमारे साथ हमारे पहले दर्शक जुड़ चुके हैं संदीप बिजनौर से। संदीप नमस्कार, क्या है आपका सवाल? नमस्कार मैडम। मेरा सवाल ये है कि हमने ना चांदी बाइंग कर रखी है 50 kg। 50 किलो की आपने चांदी खरीदी है, किन लेवल्स पे खरीदी है आपने संदीप? ये मैंने 45,000 के रेट से खरीदी है। 45,000 के लेवल पे चांदी खरीदी है और 50 किलो चांदी के मालिक हैं संदीप यहाँ पर। तपन, इनके लिए क्या राय है? जी, 45,000 के लेवल पे अगर बाइंग है तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छी पोजीशन है और काफी प्रॉफिट में है अभी, और मैं यही सजेस्ट करूंगा कि इतना होल्ड किया है तो और भी थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए वेट कर ले, क्योंकि अच्छा मुनाफा आगे जाके आ सकता है। अभी चांदी में प्रेशर है गोल्ड के सामने, क्योंकि बेस मिनरल्स अभी अंडर प्रेशर ट्रेड हो रहे हैं, लेकिन आगे जाके जैसे ही बेस मिनरल्स में दिक्कत आएगी चांदी में भी उसका मुनाफा देखने में मिलेगा। तो 41,000 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए चांदी के लिए और अपनी पोजीशन होल्ड रखिए। आगे जाके 53 लेवल्स के 53,000 के लेवल्स हमको देखने को मिल सकते हैं। सोने के साथ साथ चांदी में भी अच्छी खासी तेजी हमने आते हुए देखी है और चांदी के लेवल्स आप होल्ड कर सकते हैं, और जैसे 50-51 हजार तक के लेवल्स की यहाँ पर बात की जा रही है। तो ये राय संदीप आपके लिए है। हमारे साथ एक और दर्शक हैं सचिन अग्रवाल मालेगांव से। सचिन नमस्कार, क्या है आपका सवाल? कपास अलीम 5 लॉट सेल है मैम 2210 पर। कपास कली में 5 लॉट की बिकवाली है यहाँ पर 2200 के स्तरों पर। रवि, इन्हें क्या करना चाहिए? अपनी पोजीशंस होल्ड करें यहाँ पर? डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए, अच्छे इन द मनी भी है। मेरे हिसाब से 2150 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस प्रॉफिट में लगा ले, आपकी पोजीशन होल्ड करें। मेरे हिसाब से जो कपास खले है डाउन साइड आपको 1970 तक के लेवल्स शॉर्ट टर्म में दिखा सकती है, तो वहां पे एक बार मुनाफा वसूली कर ले। यहाँ से मीन्स की अगर आज के लेवल से बात करें तो और 70 से 80 पॉइंट की मंदी आपको शॉर्ट टर्म में दिख सकती है, और प्रॉफिट में आप स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं 2150 का। मेरे हिसाब से अच्छे रिस्क रिवॉर्ड पे और आपने अच्छे लेवल पे शॉर्ट किया है, तो आप नीचे होल्ड कर सकते हैं। यहाँ से 70 रुपए 80 पैसे 70 रुपए 80 रुपए नीचे जाए तो वहां पे एक बार आप मुनाफा वसूली शॉर्ट पोजीशन पे कर सकते हैं। चलिए, अब तक के हमारे दोनों दर्शक इन द मनी है। सचिन, आपको भी होल्ड करनी चाहिए अपनी शॉर्ट पोजीशंस, भाव यहां से भी थोड़े से और गिर सकते हैं। हमारे साथ अब दिग्विजय सोनी जी हैं होशंगाबाद MP से। दिग्विजय नमस्कार, क्या है आपका सवाल?
दिग्विजय जी का मैसेज है यहाँ पर, माफ कीजिए, सोने में खरीदारी ये करना चाहते हैं। तपन ये जानना चाहते हैं कि क्या ये करंट स्तर भी यहाँ पर खरीदने के लिए ठीक है? जी डेफिनेटली 1765 का जो एक प्रीवियस हाई था वो ब्रेक किया है प्राइसेस ने डॉलर टर्म्स में, तो अच्छी बाइंग लेवल है। जैसे मैंने बताया कि 48,300 से 200 की जो रेंज है वहां पे बाइंग बच सकती है, न्यू बाइंग की जा सकती है 47,000 आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करके, और 49,000 के लेवल्स आप टारगेट के लिए शॉर्ट टर्म के लिए मेंटेन कर सकते हैं। तो यही राय मैं देखना चाहूंगा कि बाइंग के लिए ये अच्छे लेवल्स है, वो बाइंग कर सकते हैं। खरीदारी के लिए करंट स्तर भी यहाँ पर बेहतर हैं, आप खरीदारी करके चलें आगे, और मुनाफा इस साल में और अगले साल भी मिलने की उम्मीद है। एक और हमारे पास अब व्हाट्सएप आया है बुल्धाना से शुभम राजपूत का। ये मेज 50 टन इनके पास पड़ी है और ये किसान है, जानना चाहते हैं कि आगे जाके भाव कैसे रह सकते हैं। रवि, क्या लगता है कौन में मेज में क्या आगे के रुझान है? मेज में यहाँ से इम्प्रूवमेंट के एक्सपेक्टेशन से जो भी फीडिंग डिमांड थी उसका काफी खामियाजा प्राइसेस ने ऑलरेडी देख लिया है। हालांकि जिस हिसाब से धीरे धीरे लॉकडाउन ओपन हो रहा है, धीरे एक्सपोर्ट डिमांड भी काफी आने की उम्मीद है। वही बात करें तो जो इंटरनेशनल प्राइसेस है उससे काफी डिस्काउंट पे डोमेस्टिक प्राइसेस चल रहे हैं, तो मेरे हिसाब से मेज एक अच्छी कमोडिटी है। और यहाँ पे एक बार 1250 से 1300 के शॉर्ट टर्म लेवल से वो रेंज है, ये रेंज में ट्रेड हो सकता है। अगर आप 2 से 3 महीना रुक सकते हैं तो 1400 तक के लेवल्स आपको मेज दिखा सकता है। जो मेज इंडस्ट्रियल ग्रेड कमोडिटीज है वहां पे बात कर रहा हूँ, एज वेल एज जो मेज रबी है वहां भी मेरे हिसाब से 1460 1470 तक के लेवल्स आपको 2 से 3 महीने में देखने को मिल सकते हैं। तो आगे डिमांड और बढ़ेगी, और फीडिंग डिमांड जैसे ही ये लॉकडाउन ओपन हो रहा है, धीरे धीरे ग्लोबल इकोनॉमिक्स ओपन हो रहे हैं, तो वहां पे एक अच्छा फायदा उसको मिलना चाहिए। तो अपने पोजीशन पे होल्ड करें, और अगर बाइंग करनी है तो भी ये लेवल बेहतर है। चले, यानी कि खरीदारी के लिए भी मेज के करंट स्तर यहाँ पर बेहतर हैं, और अगर आपको होल्ड करना है तो भी आपको यहाँ पर होल्ड करना चाहिए, भाव यहाँ से और बेहतर जा सकते हैं। अब हमारे साथ संदीप हैं पूना से फोन लाइन पर मौजूद। संदीप नमस्कार, क्या है आपका सवाल? नमस्ते मैम। जी संदीप। हेलो, हाँ, सवाल मेरा ये है मैम, मैंने नेचुरल गैस के 12 लॉट लेके रखे हुए 124 रुपए के, 124 रुपए 90 पैसे से, तो क्या करना चाहिए? नेचुरल गैस यूजुअली बहुत ही वॉलेटाइल कमोडिटी है, लेकिन आपने निचले स्तरों पर यहाँ पर खरीदारी करी है तो वो शायद बेहतर ट्रेड्स यहाँ पर रह सकते हैं। तपन 124 में नेचुरल गैस में खरीदारी है। ये एक कमोडिटी है जो पिछले 6 महीने में 120 और 150 के लेवल्स के बीच में ही घूमी है। इनकी जो खरीदारी है इन लेवल्स पे इनके लिए क्या राय है? जी मेरे हिसाब से नीचे लेवल पे बाइंग तो जरूर है, लेकिन ओवरऑल जो फंडामेंटल्स है अभी भी बेरिश है। लेकिन मैं बाइंग एडवांटेज यहाँ पे देना चाहूंगा क्योंकि 119 का स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए और टारगेट रखिए 129 130 का। ये शॉर्ट ट्रेड आप फिलहाल के लिए ले सकते हैं। अगर 130 के ऊपर निकलता है तो ही आगे रिकवरी नेचुरल गैस में आ सकती है। तो फिलहाल के लिए 119 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके अपनी पोजीशन होल्ड रखिए। पोजीशंस आपको यहाँ पर अपनी होल्ड करनी चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा तेजी की उम्मीद फिलहाल यहाँ पर नहीं है। तो ये राय आपके लिए संदीप है। लेकिन इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। तपन और रवि, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों की स्ट्रैटेजीज बनाने में राय देने के लिए। आप देखते रहिए CNBC आवाज।